तो प्रेजेंट कर देता हूँ इसको। तो दिख रही है ना? हेलो। यस ब्रो, दिख रहा है फुल स्क्रीन पे। हम्म। तो न्यूरो हैकिंग डिसिप्लिन using your hidden potential of brain, making your success a default state. Like success is all about making it a default state. Like जो कि मतलब जो बंदा है ना, वो डिफॉल्ट में अच्छे अच्छे हैबिट्स है उसकी, तो उसको कोई जीतने से रोक ही नहीं सकता, क्योंकि इट्स हिज डिफॉल्ट। तो मैंने ये समझा दिया था, सबको याद होगा। दैट इज, ये एक पार्ट ऑफ ब्रेन है, इसको हम कहते हैं एमिगडाला, और आज एन मेटाफर लिजर्ड ब्रेन, जिनको सेल्फ हेल्प कल्चर ने बहुत डिमोनाइज किया। बट यही एक चीज़ है जो कि इन रियलिटी किसी को सक्सेसफुल बनाती है। और ये बाकी पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जैसे अपना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, ये हमारा लिम्बिक लिम्बिक सिस्टम हो गया, जो इमोशंस के लिए यूज होता है, सबसे ये पुराना है और ओजी है, ओरिजिनल है। और यहाँ पे कॉन्शियस फंक्शन, फाइट और फ्लाइट, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी एमिगडाला के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। उसके अंदर सारी हैबिट्स और अनकॉन्शियस कोड होता है ना। लाइक हमारी पूरी बॉडी को एक रोबोटिक कोड की तरह समझ लो तुम, वो सब उस बेसल गैंग्लिया के अंदर स्टोर होता है। और वो चलती है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से। जिनको पता नहीं रीइंफोर्समेंट क्या होती है, दैट इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का यूज करना, जिसकी वजह से दिमाग कंडीशन हो पाए कि क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या हार्मफुल है, क्या नहीं है। और बहुत लोगों के वो जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के एसोसिएशन बिगड़े हुए होते हैं, तो इसकी वजह से वो अपने आप को ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा पाते। सो हमें इसका यूटिलाइज करना है, क्योंकि यही एक पार्ट है जो कि तुम्हारी फेट डिसाइड करती है, तुम्हारी किस्मत डिसाइड करती है। दैट्स व्हाट एमिगडाला इज। अगर तुमने एमिगडाला को कंट्रोल करना सीख लिया तो भाई तुम जीत गए, आधी जंग तुम जीत चुके हो। सो सो वी जस्ट नीड टू हैक इट, राइट? सो हमें सिर्फ इसके जो अपनी एमिगडाला है, द लिजर्ड ब्रेन, जिनको सेल्फ हेल्प कल्चर ने पूरी डिमोनाइज की हुई है कि डोंट लिसन टू योर लिजर्ड ब्रेन, एसेट्रा एसेट्रा। बट ये बहुत ही पुराना है, प्राइमल है, मतलब ये सबसे पुराना है, और इसके कुछ इनबिल्ट लॉज है, ठीक है, जिसको हमें यूज करना है टू गेट व्हाट वी वांट। और सबसे शॉकिंग बात है ना कि यही एमिगडाला तुम्हारी मैनिफेस्टेशन में भी काम आती है। तो थोड़ा सा हम मैनिफेस्टेशन की न्यूरोसाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक ब्रेन के अंदर एक होता है, क्या कहते हैं, एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं RAS, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। और ये यूज होता है सेलेक्टिव फोकस में। लाइक तुम रास्ते में जा रहे होगे, तो तुम सिर्फ कुछ ही चीज़ों को फ़िल्टर आउट करके अपने फ़ोकस में डालोगे। दैट इज़ तुम्हारी RAS की काम, कि ये सेलेक्टिव फ़ोकस में मदद करता है। तभी कुछ लोग बुरे टाइम्स में भी अच्छी चीज़ें देखते हैं, और कुछ लोग अच्छी चीज़ों में भी बुरी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि उनका RAS, मतलब देखने का नज़रिया, या जिसको लेंस भी कह सकते हैं हम, वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। और मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग योर लेंस और RAS और सेलेक्टिव फोकस। क्योंकि अगर तुम अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करोगे और तुमने अपने दिमाग को कंडीशन कर करके सक्सेस रिसेप्टिव बना दिया, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए ट्रेन कर दिया, तो
तुम्हें फेलियर तो नहीं दिखेगी कि फेलियर आउट ऑफ फोकस है, और जो चीज़ फोकस में होती है वही रियलिटी होती है। जो इंसान को दिख रहा होता है वही उसकी सच्चाई है सामने में, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। वही चीज़ तुम्हारी रियलिटी बनाती है, RAS, सेलेक्टिव फोकस। और उसको तुम चेंज कर सकते हो कंडीशनिंग से, और वही चीज़ मैनिफेस्टेशन करती है। और इसमें भी मैनिफेस्टेशन की बहुत टूल है, जो अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें सिखाई है वो सब आके इधर एज एन चेन कनेक्ट होती जाएगी। हमें सिर्फ हैक करने की ज़रूरत है इसको, इस रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम से लेके इस पूरे एमिगडाला को और इसके इनबिल्ट प्रिंसिपल को, जिसे हम वो ले पाए जो हमें चाहिए। सो इसका पहला लॉ है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इंसान हमेशा आसान रास्ता चूज करेगा अगर अंटिल अंटिल उसकी जान पे कोई रिस्क ना हो। देखो, ये एक छिपकली का पिक है, एक रेप्टाइल का पिक है बोला जाए तो। ये है आसान शिकार, ये है मुश्किल शिकार। बट मुश्किल शिकार क्या है कि बहुत रास्ता थोड़ा मुश्किल है, बट आसान शिकार का रास्ता थोड़ा आसान है। तो क्या वो आसान शिकार में अपनी जिंदगी चला लेगा? अगर हाँ, तो वो हमेशा आसान शिकार के पास जाएगा अनटिल ये आसान शिकार ही गायब हो जाए। मान लो कि ये आसान शिकार ही गायब हो गया, बचा ही नहीं है, तो वो कुछ भी करेगा अपनी जान को सरवाइव करने के लिए। इधर इधर पहुंचेगा वो, BAR में। बिग एस लॉट में, चाहे इधर कितनी प्रॉब्लम हो रही हो, बट उसको सर्वाइव करना है ना, तो वो तब उसके लिए ये पाथ ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर बात जब उसकी सर्वाइवल में आ जाए, तो जब सर्वाइवल में बात आ जाए तो वो पाथ ऑफ लॉन्ग रेजिस्टेंस ही पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बन जाएगी। सेम चीज आज जरूरी है। ये हमारा टिमी भाई, टिमी द गुड बॉय। तो टिमी हमेशा आसान रास्ता चुनता है, और उसको मुश्किल रास्ता बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मुश्किल रास्ते में बहुत ज़्यादा बैरियर होती है। तो एक दिन क्या हुआ, टिमी से फ़ोन छीन लिया गया, क्योंकि टिमी पढ़ाई नहीं करता था। अब टिमी कुछ भी करेगा अपनी प्राइमल नीड को फुलफिल करने के लिए। वो जिम जाएगा, वो अपने ऊपर वर्क करेगा, हेल्दी खाएगा, क्योंकि उसको ये बिग एस रिवॉर्ड चाहिए ना। क्योंकि अभी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस तो बचा नहीं, अब बात सर्वाइवल पे आ गई। बात सर्वाइवल में आ गई तो इंसान या कोई भी जानवर डेस्परेट हो जाता है। तुम ही बताओ कि एक कुत्ते को मैं बहुत सालों तक भूखा रखूं, और उसके सामने मैं एक इंसान फेंक दूं, तो क्या उस इंसान को वो चीर के नहीं खाएगा? लेकिन ये बहुत ही एनिमलिस्टिक हो गया, बट समझना पड़ेगा कि कोई भी जानवर स्कैरसिटी में जानवर का रूप ले लेता है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। तो वो कुछ भी करेगा, चाहे वो जितना भी हार्ड हो, वो उसकी तरफ पहुंच जाएगा, क्योंकि दैट्स व्हाट्स द पाथ ऑफ रेजिस्टेंस एट पॉइंट ऑफ सर्वाइवल। अब जब बात सर्वाइवल और जीने पे आ गई, तो वो मुश्किल रास्ता भी चुनेगा, बट वो जिएगा। क्योंकि पाथ ऑफ लिएस्ट रेजिस्टेंस मतलब इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है जब तक उसकी सर्वाइवल पे रिस्क ना आ जाए। दैट इज पाथ ऑफ लिएस्ट रेजिस्टेंस। तो इसको कैसे यूज करना है, क्या करें हम, क्या करें कि इसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले पाए? Who is the boss? Finding the real imposter। अजीब सा नाम है कि कौन बॉस है और इम्पोस्टर कौन है, असली इम्पोस्टर कौन है, मतलब कौन है विभीषण इन सब चीज़ों में, तो ये बताएंगे। तो अब थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए और थोड़ी सी मेमोरी टेक्निक यूज़ कर लिया जाए, ताकि देखा जाए कि कितना तुम्हारे दिमाग में घुसा है। कहा गया ये। हाँ, अभी बताओ कि मैंने क्या सिखाया।
देखो, अपने एग्जाम्पल्स है ना, उससे भी रिलेट करने की कोशिश करना, क्योंकि हम उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं जो कि हमारे प्रीवियस मेमोरी से इंटरलिंक्ड होती है, या तो वो उससे थोड़ी बहुत रिलेट करती है। तो जो भी मैंने सिखाया, एक तो उसको एक्सप्लेन करो अपनी भाषा में, प्लस तुम उसके रिलेटेड अपने लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स निकालो और उसको लिखो। इसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा याद रहेगा। वीसी में बोलना है ब्रो के टाइप भी कर सकते हैं? दोनों कर सकते हो, वो प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ओके, अच्छा, तो आई विल डू इट ऑन द वीसी। हम्म। ब्रेन का ब्रेन का एमिगडाला पार्ट है जो मैनिफेस्टेशन और रेजिस्टेंस बिल्ड अप करने में हेल्प करता है। तो जितना तुम उसको पुश करोगे उतना तुम्हारा रेजिस्टेंस लेवल बढ़ते जाएगा। नहीं नहीं, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। वो जो आगे वाले पार्ट का है ना, प्री फ्रंटल हम्म। मतलब आगे वाले बट पार्ट, वो ये लॉजिकली यूज होता है। और लॉजिकली। अमिगडाला भी तो यूज होता है ना, मतलब फॉर बिल्डिंग रेजिस्टेंस यू सेड। नहीं नहीं, एमिगडाला हैबिट्स एंड मैनिफेस्टेशन के लिए यूज होता है। लाइक ये तो पूरा अनकॉन्शियस हो गया ना। हम्म। अच्छा, एमिगडाला जो अनकॉन्शियस कॉन्शियस के और लिए हम्म। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ओके। और अभी तुमने जो लास्ट स्लाइड में बोला था, मुझे उस पर डाउट है, जो मैनिफेस्टेशन के बारे में तुम बोल रहे थे कि जैसा तुम सोचते हो वैसा होता है। बट मतलब जैसा तुम परसीव करते हो, नॉट सोचते हो, तो कभी कभी वैसा नहीं होता है। और दैट टाइम कैसा एक नेगेटिव लूप बनता है, बिकॉज ऑफ विच तुम वैसा परसीव करना छोड़ देते हो। तो तब क्या करना चाहिए ब्रो? मतलब ऐसा हुआ, तुम ये कहना चाहते हो जो कि एमिगडाला के अंदर आरएएस पार्ट होता है, जो कि सेलेक्टिव फोकस के लिए यूज होता है, और मैनिफेस्टेशन में भी जिसका काम रहता है, वो अगर मान लो कि नेगेटिव नेगेटिव विजन बन गया तुम्हारा, जैसे कि मान लो कि तुम सिर्फ फोकस कर रहे हो नेगेटिव पे, कि तुम एक फेलियर हो, तुम सिर्फ उस पे फोकस कर रहे हो और तुम अपनी सक्सेस पे ध्यान नहीं दे रहे, वो कहना चाहते हो तुम? वो हो गया तो तब क्या करे? हाँ मतलब, आई एम थिंकिंग, मैं सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, बट वैसा हुआ नहीं। तो वो जो नेगेटिव बिल्डअप होता है, उससे भी कैसे फिर पोस्ट पास्ट करने का? तो पहले तो लिमिटिंग बिलीफ तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग बिलीफ आया तो आया कहाँ से, या क्यों लगता है मेरे को कि वैसा है। इसके बाद तुम उसके खुद को प्रूफ देते हो कि इस वजह से ये है। इसके बाद तुम उसी प्रूफ को क्वेश्चन करते हो कि कैसे पता मेरे को कि यही सही है। इसके बाद तुम उसके ऑपोजिट भी कुछ प्रूफ ढूंढने की कोशिश करते हो, और उसके रिलेटेड तुम धीरे धीरे करके, विथ रूल ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट, तुम उस वो जो काउंटर वो है ना, काउंटर एक्ट उस लिमिटिंग बिलीफ के या विजन के, उसके उसके ऊपर थोड़ा सा एक्ट करते जाते हो, उसमें स्नोबॉल बिल्ड करते जाते हो, तो तुम्हारा विजन चेंज होता है। एग्जाम्पल ले लेता है कि एक नेगेटिव बिलीफ बताओ मेरे को। जैसे अभी वर्कआउट करते करते मुझे डर है कि मुझे इंजरी हो जाएगी, हम्म। स्पेसिफिकली बैक में, क्योंकि मुझे एक बार हो चुकी है।
तो मुझे जब भी मैं बैक का वर्कआउट करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो मुझे ऐसा डर रहता है कि अभी पेन शुरू हो जाएगा, और फिर मैं लिमिट पुश नहीं कर पाता हूँ जब भी मैं वो मसल को वर्कआउट करता हूँ। तो क्वेश्चन या करो कोई ना भी कि सिचुएशन ले लो, हम्म, या कोई भी और कोई सिचुएशन ले लो कि मैंने कुछ स्टार्ट किया और मुझे ऐसा है कि आई बी सक्सेसफुल, बट मुझे वो साइंस दिखते ही नहीं है या रिजल्ट दिखता ही नहीं है उसका। तो क्वेश्चन करो उस बिलीफ को कि वैसे क्यों लगता है, मतलब क्या ये सही है? बट थोड़ा कैसा है, यू यू लुक एट द सटल साइंस, अभी उसमें से एक भी नहीं हो रहा है, तो फिर तुम्हारा परसेप्शन लॉस की तरफ चले जाता है ना, विन की जगह। नहीं नहीं, तो मतलब वही वही तो बात है, जब जब तुम उस चीज को कैच कर लेते हो हम्म, और तुम्हें पता चल जाता है कि ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, तुम उसके बाद अवेयर हो जाते हो, तो तुम उसके ऑपोजिट सोचने की कोशिश करते हो और हमेशा उसका ऑपोजिट मिलता ही है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारी इंजरी इंजरी वाली बात ले लेते हैं, ठीक है? हम्म, वो लिमिटिंग बिलीफ आ रहा है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो अगर तुम उस पर फोकस करो कि क्यों ऐसा लगता है, इस बात तुम खुद को काउंटर काउंटर प्रूफ करो। जैसे कि तुम खुद को बोलो कि बहुत लोगों की इंजरी तो हुई होगी, मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसकी इंजरी हुई होगी बैक पे। हम्म, लाइक उन लोगों ने भी तो पुश किया होगा बिना डरे, तो क्या, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर मेरे को इतना ही डर है तो मैं थोड़ा ज्यादा अवेयर हो सकता हूँ अपने पोजीशन को रिलेटेड। मतलब तुम प्रूफ ढूंढो कि वो चीज जो तुम आउटकम चाहते हो ना, वो पॉसिबल है। और एक बार तुम प्रूफ पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें चीजें मिलेगी। थोड़ा वेग स्टेटमेंट है, बट तुम्हें हम्म। सिर्फ जो भी आउटकम चाहिए, तुम्हें लग रहा है उसकी लिमिटिंग बिलीफ है, उसको डिस्प्रूव करने के लिए तुम्हें कुछ प्रूफ ढूंढने पड़ेंगे। और वो प्रूफ तुम्हारा दिमाग ही देगा। तुम खुद से पूछ के देखो कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि मेरे को ये प्रूफ करवाती है कि मैं खुद को पुश कर सकता हूँ। कोई ना कोई रीजन आएगा ही आएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड है, रिजर्वर ऑफ मेमोरीज, थॉट्स, ऑफ कोर्स आएगी। हाँ, फीलिंग्स, इमोशंस। यस ब्रो, दिस मेक्स सेंस बट इट डजंट मेक सेंस, ऐसा ही वाली बात है ये। तो तुम्हें कुछ कुछ लोगों को देखना पड़ेगा या खुद में ही थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा जिससे तुम्हें प्रूफ मिल सके। लाइक प्रूफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चेंज में। इसका एक इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं कि तुमने कभी सुना है कि एनवायरनमेंट लोगों की सक्सेस बनाता है? यस ब्रो, बहुत बार सुना है कि ये लाइक इतनी, माइंडेड लोगों के साथ रहो तो तुम भी वैसे ही बन जाते हो। पता है एक्चुअली में क्या होता? ठीक है, मान लो कि तुम कुछ भी नहीं कमा रहे, ठीक है? और मान लिया। मैंने तुम्हें अमीरों के बीच में भेज दिया और तुम देख रहे हो कि वो अमीर बंदा इतना कमा रहा है, उसका दोस्त भी उतना कमा रहा है। तो हम्म, तुम्हें धीरे धीरे बिलीव होना स्टार्ट हो जाता है उस प्रूफ्स को देखकर कि ये भाई ये तो पॉसिबल है। फिर तुम उस अमीर बंदे से पूछते हो कि आपने कैसे स्टार्ट की थी, तो वो अमीर बंदा ऊपर से बोलता है कि मैंने जीरो से स्टार्ट की थी। तो तुम तो और शौक, तुम्हें तो और जीरो प्रूफ पर तो मिल गए। मैं भी हूँ। हम्म। पर हाँ मैं मतलब। सिर्फ मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एनवायरनमेंट कैसे काम करता है। एनवायरनमेंट से प्रूफ का खेल है। वो प्रूफ हम्म, तुम्हारी सबकॉन्शियस और बिलीफ को चेंज कर देती है। लाइक तुम सबको देख रहे हो कि सब बंदा कमा रहा है, तो तुम्हें भी लगता है कि ये चीज पॉसिबल है, फिर तुम ट्राई करते हो, डिसीजन लेते हो, और तुम देख रहे हो कि ये तो वर्क कर रही है। और तुमने गलती भी की हो तो तुम्हारे पास वो पूछने के लिए बंदे हैं। एनवायरनमेंट में तो मौका मिल के तुमने पूछ भी लिया कि मैंने क्या गलती की।
तो उन्हें बताया कि तुमने क्या गलती की, फिर तुमने उस गलती को फिक्स किया, फिर तुम देख रहे हो कि वह काम कर रही है, तो फिर आप वैसे वैसे करके तुम उस प्रूफ को बिल्डअप करते जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि हर चीज पॉसिबल हो सकती है। उससे पहले अगर जब तुम अपने मिडिल क्लास सिचुएशन में थे तो शायद शायद तुम्हें बिलीव नहीं था कि तुम इतना कमा पाओगे, बट जब तुम अमीरों के बीच में तुम गए और तुमने बहुत सारे प्रूफ देखे और खुद खुद से डिसीजन लेके भी तुमने खुद को प्रूफ दिखाया थोड़े बहुत, तो तुम्हारा बिलीफ चेंज होता गया। वैसे काम करता है ये। ओके। और जो मतलब नहीं, एक एक बात से एक और बात है जिससे लोग बहुत खुद को रीइंफोर्स करते हैं कि भाई नसीब नहीं चल रहा है, तो तुम उसको कैसे काउंटर करोगे ब्रो? क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन पूछो, कैसे मेरे को कैसे पता कि नसीब नहीं चल रहा? मतलब ब्रो दिख रहा है ना कि वॉट एवर यू आर ट्राइंग इज नॉट हैपनिंग। तुम्हारे पास हर बार क्वेश्चन होगा और तुम्हें उसको गलत प्रूफ करना ही है तो वैसे हो ही नहीं सकता ना। तुम क्वेश्चन पूछोगे खुद से, तुम बार बार क्वेश्चन पूछोगे ना। मान लो किसी नेचर को दिख रहा है, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें सिर्फ यही दिख रहा है? तो अच्छी चीजें भी तो होती होगी ना। तुम बोलोगे, तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ बोलेगा मेरे को नहीं दिख रहा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम्हारे साथ बहुत अच्छी चीजें भी तो हुई होगी ना। तो यस। फिर तुम्हें तब वो वाली फीलिंग आती है ना, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली, क्राइसिस वाली। शॉक वाली। अच्छा मेरे साथ तो अच्छी चीजें भी हुई थी, मेरे साथ उस टाइम में भी अच्छी चीजें हुई थी जब मेरे साथ बुरा हो रहा था, तो वो क्या थी, वो भी किस्मत थी क्या? तो वैसा अगर हर चीज किस्मत है तो उनका क्या कि जिनने जिनने किस्मत बनाई है, वो तो उनकी तो किस्मत पहले से ही खराब थी, पर उनने सक्सेस पा ली थी। हम्म। तो तुम्हारे पास काउंटर करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे अगर तुम बार बार उस चीज को क्वेश्चन करते जाओ तो। इसको सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग कहता है। हम्म। अगर तुम्हें किसी को गलत प्रूफ करवाना है ना, तो उसको ये मत बोलो कि तुम गलत हो, उससे सवाल हम्म। पूछो। जैसे कि तुम्हारे तुम्हारे अगर रिश्तेदार है जो कि तुम्हें ताना मारता है उस चीज पे कि आईएएस तो बहुत अच्छी चीज होती है, उसमें तो बंदे की लाइफ सेट है, आपको कैसे पता कि आईएएस में लाइफ सेट है? सब सब रिश्तेदार चुप। फिर या तो रिश्तेदार गुस्सा हो जाएगा, चिढ़ जाएगा, हम्म। दोनों में से एक चीज होगी, क्योंकि इंसान या तो अटैक करता है अगर उसकी बिलीफ मैच नहीं कर रही हो तो, या उसकी बिलीफ में उसके जो रूटेड बिलीफ होता है उसमें अटैक किया जाए तो वो किसको या तो अटैक करता है या तो वो खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाता है। यही दोनों चीज होती है। सो ये जो तो तुम बोल रहे हो हो गया सबका। क्वेश्चन करो, इज लाइक क्रिटिकल थिंकिंग ब्रो। हम्म। रैशनैलिटी हो गया ना ये। हम्म। लाइक कब तक इरेशनल रहोगे तुम? सही बात है। लाइक मैं जब क्या कहते हैं साइकोलॉजी की ये सब फील्ड में था, तो बिहेवियर थेरेपीज के बारे में सुना है कभी? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। लाइक थॉट्स का यूज करके तुम इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। नहीं। तो मैंने एक सीखी थी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। लाइक हम्म। तुम अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करके तुम बेवकूफ वाली जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब इमोशनल ब्रेन जो तुम्हें अटैक करता है ना, उसके अटैक को तुम न्यूट्रलाइज कर देते हो हम्म। अपने अपने ही लॉजिक का यूज करके। इसमें इसी को लेके मैंने एक बेस्ट फ्रेंड स्ट्रैटेजी बनाई थी कि खुद के थॉट्स को ऐसे शेप करना है कि तुम खुद के ही दोस्त हो। हम्म। यू आर योर ओन मेंटर, योर फ्रेंड, एवरीथिंग ऐसा। यू आर योर नॉट मेंटर हो ही नहीं सकता। यू आर योर ओन फ्रेंड या यू आर योर ओन मैकेनिज्म हो सकता है। मैकेनिज्म इन द सेंस कि तुम्हारे पास जर्नल है तो तुम लिखोगे मिस्टेक्स को और उसको उसी जगह में फिक्स करोगे।
तो हो गया ना सबका? तो हम्म। आगे बढ़े। मैंने भी भेज दिया। मैंने लिख ही लिया फिर। बहुत बढ़िया। अब आगे में स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा तो ऑफ कोर्स तुम Friction, बिलियनर पे if you यकीन want to do करोगे। more of something, make the friction less. If you want to do less of something, make the friction more. If there's a particular snack food that you like a lot and it's making you fat, put it on the top shelf where it's harder to get to, and you'll eat less of it. So don't leave it on your kitchen counter. सबको ये सुनाई दिया? यस ब्रो। ठीक है, अगर तुम मेरी Friction, बात पे नहीं you can तुम मेरे बात पे नहीं मान रहे तो ऑफ कोर्स तुम बिलियनर की बात पे तो मानोगे ही, है ना? क्योंकि ये जो बंदा बोल रहा यस। था वो जेफ बेजोस बोल रहा था। तो इससे हमें फिर से प्रूव होती है कि सक्सेस एंड कहा गया ये सक्सेस एंड फेलियर इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। एवरी मिलियनर एंड बिलियनर यूज इट। हर मिलियनर और बिलियनर को देखोगे तो फ्रिक्शन यूज करता है। वो अच्छी चीजों को आसान बनाता है और मुश्किल चीजों को बहुत मुश्किल बना देता है। ठीक है, एक अभी न्यू जेन मिलियनर्स को देख लेता है। ईमान गाजी को जानते हो? मतलब ईमान गाजी, चार्ली मॉर्गन, ये एसएमएमए वाले, या कंसल्टेंसी में और जाओ तो तुम्हारी वो आ गई सैम ओवेंस। ये सब फ्रिक्शन का यूज करता है क्योंकि बिना फ्रिक्शन के तुम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। मैं मानता ही नहीं। मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा अप, जिसने फोकस अचीव किया बिना डिस्ट्रैक्शन के। मतलब मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसने फोकस अचीव किया वाइल हैविंग हिज डिस्ट्रैक्शन। या तो उसका कोई एक पीरियड होता है लाइक मंक मोड, या उसका कोई डेली डीप वर्क सेशन होता है जिसमें वो डिस्ट्रैक्शन में फ्रिक्शन डालता है। वो डीप वर्क सेशन जिसको कहते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं वो शायद बाद में बताऊंगा। पेड मेंटरशिप, ये भी पेड ही मेंटरशिप है देखा जाए तो, पेड ही है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने एनवायरनमेंट के ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा कि सक्सेस एक डिफॉल्ट स्टेट बन जाए और डिस्ट्रैक्शन इम्पॉसिबल बन जाए। और ये कैसे करनी है उसके बारे में तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरी चीज़ों को क्विट करने की बहुत गंदी आदत थी। लाइक मैं कोई भी चीज़ पे काम करने बैठूँ तो मैं उसको 5 मिनट के अंदर ही उसको छोड़ के प्रोकास्टिनेट करने लगता या किसी और टट्टी सी डिस्ट्रैक्शन में इंगेज करने लगता। और ये इतनी पहुंच गई थी कि मेरा दिमाग खराब हो गया था कि इसको चेंज कैसे करूं। फिर मेरे को ये बेजोस वाली बात friction, याद आई। if you want to do more of something, make the friction less. If you want to do less of something, make the friction more. If there's a particular snack food that you like a lot and it's making you fat, put it on the top shelf where it's harder to get to. सेम चीज मैंने की। देखो, मेरा एक क्विटिंग पैटर्न था। लाइक डिस्ट्रैक्शन एक चीज आएगी कि फाइंड हु इज द बॉस, फाइंड द मेन थिंग दैट मेक यू क्विट और डिस्ट्रैक्टेड। और मेरे केस में था कि मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट था, वो मेरे को वो मेरी मेन थिंग थी जो मेरे को उस चीज से, मेरी मेन गोल से मेरे को डिस्ट्रैक्ट करवाती थी, या कहो तो तुम मेरे को क्विट करवाती थी। तो मैंने उस चीज को पहले फाइंड आउट किया कि एग्जैक्ट, ओ माय गॉड क्या हो गया ये। हाँ, अभी ठीक है। तो मैंने फाइंड आउट किया कि ये जो इंस्टाग्राम थी, ये मेरी मेन चीज थी जो मेरे को क्विट करवा रही थी और डिस्ट्रैक्ट करवा रही थी। ओ माय गॉड, मेरे को पता चल गया कि ये है मेरी मेन विलन। तो मैंने क्या किया ताकि मैं क्विट ना करूं, मैंने उस इंस्टाग्राम के ऐप को डिलीट कर दिया और अपने अकाउंट को भी डीएक्टिवेट कर दिया। अभी तुम्हें तो पता ही है कि डीएक्टिवेट करना फिर रीएक्टिवेट करना कितना झंझट का काम होता है। ऑफ कोर्स अमेज़न भी वही करता है।
तुमने देखा होगा ना कि जो खरीदने का बटन होता है, बड़े बड़े येलो बटन, या सब्सक्रिप्शन का बटन होता है, बड़े बड़े येलो बटन। कैंसिल करना हो तो एक पीली बटन रहेगी, वो भी इतनी छोटी रहेगी जैसे कि टर्म एंड कंडीशन दिया रहा है। जैसे कि टर्म एंड कंडीशन, ये वो जो लिखा रहता है ना, टर्म एंड कंडीशन दी रहती है, लोग उसको पढ़ते भी नहीं है क्योंकि बहुत फ्रिक्शन रहता है उसमें। और अमेजोन में भी वो जो कैंसिल का बटन बहुत छोटा रहता है, जिसकी वजह से कैंसिल करना लोगों को मुश्किल लगता है। इतना भी मुश्किल नहीं होता, बट बहुत, मतलब कैंसिल को लोग कम कर देते हैं क्योंकि वो मुश्किल रहता है। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है। कहा कहा गया ये, दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। दैट्स द फर्स्ट लॉ, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है और मुश्किल रास्ते से भागता है अंटिल उसके सर्वाइवल पे कोई रिस्क ना हो। तो मैंने उस अकाउंट में, इंस्टाग्राम में, उसको एक तो डिलीट कर दिया और उसमें अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। मतलब इतना फ्रिक्शन डाल दिया कि मेरे लिए उसको देखना, इंस्टाग्राम खोल के रील्स स्क्रॉल करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। लाइक अब मेरे दिमाग के लिए वो चीज़ बहुत ही कॉस्टली हो गई, बहुत ही कॉस्टली होगी कि ना करो, ज़्यादा बेटर है। तो पहले तो देखो, तुम्हें एक बॉलर एनवायरमेंट बनानी पड़ेगी, एक ऐसा एनवायरमेंट जो कि तुम्हें ग्रोथ की तरफ ले जाए। और उसके लिए पहले उस बॉस और इम्पोस्टर को ढूंढना पड़ेगा, मतलब कौन सी एक चीज़ है जो कि तुम्हें क्विट और डिस्ट्रैक्टेड करवाती है। और हम सबको पता होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें क्विट और डिस्ट्रैक्टेड करवाती है। और सेकंड चीज़ हमें ये करनी है कि उसमें हेल लॉट ऑफ रेजिस्टेंस डालना है। रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाना है उसको, फ्रिक्शन डालना है उसके अंदर। और फ्रिक्शन हम डाल दो दो चीज़ से डाल सकते हैं। पहला तो डिस्टेंस, दूसरा पनिशमेंट। और इन दोनों को मिला जाए तो बनता है रेजिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, अगर मेरे को अपने फ़ोन से छुटकारा पाना होगा तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस डाल दूंगा। जैसे कि मैं अपने फ़ोन को अपने दोस्त के घर छोड़ के आ जाऊंगा, या अपने दोस्त को अपना फ़ोन दे दूंगा कुछ दिनों के लिए। ये एक्सट्रीम हो गया, बट अगर तुम नॉर्मल लेवल पे करना चाहते हो तो अपने फ़ोन को बस तुम काम करते वक्त, डीप वर्क करते वक्त दूसरे रूम में छोड़ के आ जाना, या मम्मी को दे देना, या पापा को दे देना, या भाई बहन को दे देना, गेम खेलने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए, जो भी। और तब उस टाइम में तुम अपना काम करते रहना। और उस चीज़ के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया ना, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस चीज़ के रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेन चीज़ हमने ढूंढी ना, जो कि डिस्ट्रैक्शन था, उसको, उसके अंदर बहुत सारा डिस्टेंस रेजिस्टेंस डाल दो, बहुत ज़्यादा, हेल लॉट ऑफ डिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। प्लस उसमें पनिशमेंट इन्फोर्समेंट डाल दो। पनिशमेंट इन्फोर्समेंट क्या होता है फिर? देखो, अगर तुम मेरे पोस्ट पढ़ते हो तो तुमने एक पोस्ट पढ़ी होगी कि एक बंदा था, उसने अपने एप्स बिल्ड कर लिए क्योंकि उसको इंस्टाग्राम की एडिक्शन थी। बहुत रिफ्लेक्सिव हैबिट थी उसकी, नेक्स्ट लेवल की। हर हर 2 या 3 मिनट पे वो इंस्टाग्राम खोल के रील्स देखने लगता। तो हमने क्या किया कि उसमें एक पनिशमेंट रिइंफोर्समेंट डाल दी। मतलब देखो क्या हुआ, पहली जो चीज़ हमने की थी उस बंदे के अंदर, वो है, हमने एक इमीडिएट प्रोडक्टिव पनिशमेंट डाली उसके बिहेवियर पे। उसके जो हमने ढूंढी थी ना, मेन थिंग दैट मेक यू क्विट और डिस्ट्रैक्टेड, वो ढूंढी। इसके बाद उसमें हमने प्रोडक्टिव पनिशमेंट डाली। उसके केस में यह था कि जब भी वो बुरी चीज़ करे, इस केस में था कि वो शॉर्ट्स या रील्स देख रहा था, तो उसको 40 पुशअप करनी पड़ती अगर उसने एक एक भी रील्स देखी, उसने इंस्टाग्राम भी खोल ली तो। और जैसे ही वो करता रहा ना, तो उसकी 1 हफ्ते तक तो छूटी नहीं उसकी, बट वो धीरे धीरे करके उसकी जो हैबिट है वो डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि उसके दिमाग और रेप्टाइल को लगने लगा कि बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग है, ना ही करूँ तो बेटर है। क्योंकि जब भी वो क्या कहता है,
रील खोलता या इंस्टाग्राम खोलता तो 40 पुशअप उसको करनी पड़ती, और फिर से खोलता फिर से करनी पड़ती, चाहे वो कहीं भी खोल रहा हो, फिर से करता फिर से खोलनी पड़ती। उसके एक हफ्ते में एब्स बन गए फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, कोई अच्छे जेनेटिक्स होंगे, बट एक हफ्ते के बाद उसके दिमाग ने इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम खोलना ही बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एमेगडेला। एमेगडेला इज द मेन थिंग। मतलब जब भी वो इंस्टाग्राम खोलता और 40 पुशअप से उसको खुद को पनिशमेंट करना पड़ता, मतलब इमीडिएट प्रोडक्टिव पनिशमेंट। और वैसे करते करते उसकी जो हैबिट है धीरे धीरे डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। मतलब बुरी आदत थी ना, बुरी आदत धीरे धीरे करके डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई, और एक दिन वो फ्री हो गया उस आदत से। ऑफकोर्स ये तुम्हें कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और प्लस हमने एक और चीज़ की, जब वो हैबिट धीरे धीरे कम हो गई ना, तो हमने डिस्टेंस डाली उसके एंगेजमेंट। एंगेजमेंट होती है ना, एक एक तो वो अर्ज होती है, एक हमारी वो इम्पल्स आती है, इम्पल्सेस के बीच में और हमारे एक्शन के बीच में, मतलब बुरे एक्शन के बीच में एक रेंज होती है। ठीक है, इम्पल्सेस आई, कितना टाइम लगा तुम्हें वो चीज़ करने में, मतलब डिस्टेंस कितनी है उसके बीच में। तो हमने उसकी एंगेजमेंट के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दी, मतलब फ़ोन को हमने एक तो उसका इंस्टाग्राम भी डीएक्टिवेट करवा दिया हमने, वो तो बात थी, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस डाल दी थी। प्लस हमने उसका फ़ोन भी उसकी मम्मी को दे दिया था। मैंने नहीं दिया था, उसके दोस्तों से मैंने बात की क्योंकि उन लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि अकेला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और दोस्तों के साथ अकाउंटेबिलिटी भी मिलती है थोड़ी सी। तो उनके दोस्तों को मैंने बोला था कि जब भी वो जब प्रोडक्टिव काम कर रहा हो या मंक फूड कर रहा हो, तो उसको बोलना कि अपनी मम्मी को फ़ोन दे देने को। और उसने किया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्शन टेकर ही असली विनर्स होता है। तो उसने क्या किया कि अपना इम्पल्सेस और एंगेजमेंट के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया, उसमें प्रोडक्टिव पनिशमेंट भी थी। तो उससे क्या हुआ कि उसकी आदत डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, मतलब वो बुरी आदत करना उसने धीरे धीरे करके पूरी गायब तक हो गई थी। क्योंकि वो जो रेप्टाइल ब्रेन थी ना हमारी, उसके लिए अब ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग और हार्ड थी। मतलब हमें दो ही चीज़ करनी है, पहला तो उसमें इमीडिएट प्रोडक्टिव पनिशमेंट डालनी है उस बुरे बिहेवियर में, दूसरी हमें उसके एंगेजमेंट में, मतलब एबिलिटी टू डू दैट बैड हैबिट, उसके बीच में हम इतना डिस्टेंस डालना है कि वो हार्ड बन जाए। समझ रहे हो ना? तो ये एक चीज़ करनी है, और इसके बाद तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ रिपीट करता रहना उसी प्रोसेस को, मतलब इमीडिएट पनिशमेंट और ये क्या कहता है, डिस्टेंस वाले को, मतलब उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा देनी है। और उसका ही उल्टा करना है तुम्हें, कि उस मेन चीज़ को ढूंढना जो कि तुम्हें वो गोल अचीव करने में मदद करे। दूसरा कि तुम्हें उसके वो जो अच्छी चीज़ है, जो मेन चीज़ तुमने ढूंढी, जैसे कि तुम वर्क कर रहे हो, तुम्हारा वर्क मेन चीज़ जो कि तुम्हें गोल अचीव करने में मदद करे, तो तुमने वो चीज़ फाइंड कर ली। इसके बाद तुमने उसमें रेजिस्टेंस और डिस्टेंस बहुत कम कर दी उसको एंगेज करने में, मतलब प्लग एंड प्ले डायरेक्ट कर दी तुमने। अब तुम डायरेक्ट जाके प्लग एंड प्ले कर सकते हो, मतलब अपना सेटअप ही ऐसा रखा कि डायरेक्ट जाके तुम वर्क कर सकते हो, बहुत आसान बना दिया। और तीसरा है कि पॉजिटिवली हमने रीइंफोर्समेंट किया, जैसे कि पिछले टाइम हमने पनिशमेंट दिया था उसको, इमीडिएट पनिशमेंट, प्रोडक्टिव पनिशमेंट। इस बार हमने इमीडिएट रिवॉर्ड्स दिए उसको, इमीडिएट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड कह सकते हैं। मतलब उसी जो चीज़ हमने की उसका पूरा उल्टा कर देना अच्छी चीज़ों में। मतलब इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नहीं कहेंगे इसको, पूरा सिस्टम ही कहेंगे, जो कि तुम्हें हेल्प करेगी पूरी तरह तुम्हें चेंज करने में। तो भी ब्रेक ले लेता है।
कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। कोई क्वेश्चन है? या थोड़ा सा ब्रेक ले लेता है। हाँ हाँ, टू एंगेज। एंगेज ऑन इट नहीं है, मतलब तुम्हें उस एंगेजमेंट को थोड़ा डिस्टेंस कर देना है, डिस्टेंस बढ़ा देना है उसके बीच में, बुरी आदतों के बीच में। अगर अच्छी चीज़ों में उसका उल्टा कर देना, मतलब जो डिस्टेंस होती है ना अच्छी चीज़ों में, प्लग एंड प्ले करने में, कि डायरेक्ट गए और वर्क करना स्टार्ट कर दिया, उसके बीच में तुम्हें डिस्टेंस कम कर देनी है अच्छी आदतों में। क्लियर है? थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद ये वाला एक पूरा टॉपिक है, इसका भी स्नीक पीक दे देता हूँ मैं तुम्हें। देखो, इसके चार चार फैक्टर आते हैं: द लिवर, द रीजन, द विजन, द रेपुटेशन। ये आर्किमिडीज का एक कोट है: गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड लिव लॉन्ग एनफ एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। कोट आर्किमिडीज। तो अभी तक जो भी हमने किया ना मेंटरशिप में, वो हमने सिर्फ एक इमोशनल लेवल बनाया, जो हमने विजन बनाया, एंटी विजन बनाया, एक डॉपलगैंगर बनाया। तुम्हारा लेवल तो कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारे पास अभी इमोशनल लेवल है, अभी तुम्हारे पास इतना बड़ा इमोशनल लेवल है तो तुम अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक वो डॉपलगैंगर, एंटी विजन और विजन वाली मेथड यूज की होगी, उनको पता है कि ये कितनी अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि इट्स अ इमोशनल लेवल। और तुम्हें तो पता ही है, गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड लिव लॉन्ग एनफ एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। दुनिया चेंज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ये टूल्स है। एक तो तुम्हारे पास इमोशनल लेवल बन गया, दूसरी है कि द रीजन। ये फ्रेडरिक नित्से का कूत है। पता नहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन क्या क्या हो रही है, बट इसने कूट दी थी। एक फैक्ट कहा था उसने कि ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट हाउ। जिसके पास अ लिस्ट ऑफ रीजंस होता है जीने के लिए, वो कुछ भी करके जी लेता है। ये बहुत सच है। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बहुत सारे वाइस कलेक्ट करने हैं एज पॉसिबल, जो कि तुम्हारे चेंज को एक मस्ट बना दे। क्योंकि चेंज तभी होता है जब वो मस्ट होता है, ना कि कोई ऑप्शन होता है। मतलब सिर्फ चेंज एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे रीजंस और इमोशनल लेवल्स है जो कि तुम्हें कन्विंस करती है कि तुम्हें चेंज करना ही पड़ेगा, वरना सर्वाइवल पे खतरा है। और ये चीज़ डायरेक्ट रेप्टिलियन ब्रेन को हिट करती है। ये जितनी भी चीज़ें हमने की ना अभी तक, मेंटरशिप के शुरुआती एक्सरसाइजेस में, विजन बनाना, एंटी विजन बनाना, डॉपलगैंगर से लड़ाई करना, यूजिंग एंटी विजन एंड विजन, ये सब तुम्हारी डायरेक्ट रेप्टिलियन ब्रेन को हिट करती है। तभी ये इतनी ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि इसमें तुम्हारी डिसिप्लिन लगती नहीं। सबसे सबसे बढ़िया बात, लगती भी होगी तो थोड़ी सी लगती होगी, बट इसका 90% काम एमिगडाला में ही रहता है, तभी ये इतनी ज़्यादा वर्क करती है। तो बहुत ज़्यादा वाई कलेक्ट कर लो कि क्यों करना है तुम्हें, और वो तुम्हारी चेंज को ही मस्त बना देगा। तो इसके लिए एक्शन स्टेप है। तुम्हें एक कागज़ का पन्ना लेना है, अ पीस ऑफ पेपर, और उसमें तुम्हें बहुत ही मल्टी सेंसरी, मतलब बहुत ज़्यादा सेंस का यूज़ करके विविडली अपने वॉइस को लिखना है, अपने रीज़न को लिखना है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक नेगेटिव वाई है कि पॉजिटिव वाई, दोनों मोटिवेट करेगी तुम्हारे रेप्टिलियन ब्रेन को। और उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसको रोमांटिसाइज करो। रोमांटिसाइज इन द सेंस कि उसको पेंट करो। उसको पेंट करो कि जो जो तुम्हारी वाई है ना,
क्यों करनी है, वो इमोशनली चार्ज हो जाए, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमोशंस को समझ सकता है। इमोशन चाहे नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, बट उसके मीनिंग दोनों तुम्हें मूव करेगी। मैंने मैंने एक चीज नोटिस की, जो मैनिफेस्टेशन की फील्ड में ना पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत ही ज्यादा भाव दिया जाता है, बट वो लोग सिर्फ 50% यूज कर रहे हैं विजुअलाइजेशन का, और बाकी 50% तो वो लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, जो कि है नेगेटिव, पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। स्टोइक्स यूज करते थे, बट मैनिफेस्टेशन वाले यूज नहीं करते। बट दोनों दोनों मदद करती है, दोनों में से कोई भी बुरा नहीं है। मतलब तुम्हें इसको एक गॉड पर्सपेक्टिव से देखना है। तुम्हें ना तो बुराई को ना तो अच्छाई को अच्छाई की तरह देखना है, ना तो बुराई को बुराई की तरह देखना है। तुम्हें न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल वे में चीज़ों को देखना है और उसका यूज करना है। तो वो तुम्हें तो पता चल गया। पहला तो एक पीस ऑफ पेपर तुम्हें उठा लेना, दूसरा उसमें अपने लिस्ट ऑफ वाई की क्यों करना है, बहुत सारे वाई लिख लो, और उसको बहुत ही मल्टी सेंसरी वे में लिखो कि वो इमोशनली चार्ज हो जाए, फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। जिससे वो जो चेंज होगा तुम्हारी, वो एक मस्त बन जाएगी। और तीसरी है कि अपने दीवार और कहीं अपने आंखों के सामने उसको चिपका दो। जैसे कि अगर तुम वर्क करते हो या स्टडी करते हो, तो अपने स्टडी टेबल या अपने दीवार में चिपका देना, जहाँ पे वो ऑब्वियस हो जाए, मतलब तुम इजीली देख पाओ, तुम्हारी आंखें बार बार जाए। और जब भी टाइम मिले तो उस पर पढ़ लेना, बार बार पढ़ सकते हो। कोई इसमें लिमिट नहीं है, बट ये सब चीज़ें तुम्हारी एमिगडाला को चार्ज करेगी चेंज होने में। सो ये 3 एक्शन स्टेप है। इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, मतलब तुम लोग को मिलने वाली है। ये रिकॉर्डिंग से, रिकॉर्डिंग सबके पास रहेगी, बट पीडीएफ से मेंटरशिप स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड होगी। सो ये एक बहुत ही ताकतवर टॉपिक है। याद है जो हमने विजन बोर्ड बनाया, गाइस, मुझे ही आवाज नहीं आ रही है, तो तुम लोग को भी नहीं आ रही है? तो अनम्यूट करके बता दो यार, या टाइप ही कर दो। मुझे भी लगा ही, मैं डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करके आया। शिंकाई और ये आईजैक ही कहने लगी एम। लेट्स वेट एंड सी।